कल का पाठ समझ में आ गया। आज सूत्र है किंगिति च। समास क्या है किंगिति च में? कंगह मत बोलना, कंगह है ना। गश्च कश्च अंगश्च इति कंगह, कंगह इतः यस्य स किंगित तस्मिन् किंगिति। कहते निमित्त सप्तमी ऐशा। ये सप्तमी कैसी है? निमित्त सप्तमी है। गत सूत्र में पर सप्तमी है ना, एक उदाहरण के लिए निमित्त सप्तमी भी है, पर वैसे वहाँ पर सप्तमी है। यहाँ पर क्या है? निमित्त सप्तमी है। क्या अर्थ करेंगे सूत्र का? किंगिन निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः। कितने प्रकार की सप्तमी होती है? कौन कौन सी है? पर सप्तमी, निमित्त सप्तमी, विषय सप्तमी। पर सप्तमी में अव्यवहित पूर्व को कार्य होगा, निमित्त सप्तमी में मान करके कार्य होता है, और विषय सप्तमी में आएगा ऐसा विषय उपस्थित होगा उसमें ही कार्य हो जाता है। इसमें निमित्त सप्तमी है। सूत्र का अर्थ होगा किंगिन निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः, है ना। गित कित गित को मान करके जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते हैं। अब इसमें एकदम अव्यवहित पूर्व की बात नहीं रहेगी, दूर पर है तो भी कार्य हो जाएगा। उदाहरण देते हैं चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, मृष्टः मृष्टवान। तो इन सब में क्या स्थिति है आपकी? ची आगे तक को मान करके यहाँ पर गुण की प्राप्ति है, कित होने से गुण का निषेध हो गया। चितवान, स्तुतः स्तुतवान सभी में स्थितियाँ हैं। गिति खल्वपि चिनुतः चिन्वन्ति, मृष्टः मृजन्ति। तो ये तो गित तो नहीं है तस, क्यों ममता? तस गित तो नहीं है, तो यहाँ पे कैसे निषेध हो गया? दोनों में इसको उत्तर दे। चिनुतः चिन्वन्ति, चीनो तस। न तो श्नु गित है तो भी ची को गुण का निषेध हो रहा है, तस्मिन गित नहीं है तो भी श्नु को गुण का निषेध हो रहा है। आप क्या देख कर के आई है पाठ? सुमेधा हैं? चिनुतः में चिनुतः चिन्वन्ति, तस प्रत्यय तिंग में आ जाएगा, गित होने से। अच्छा ये उत्तर है आपका। क्यों प्रीतम्भरा? इस कारण से तस्ंगित नहीं है कि वो तिंग में आ जाता है। तस्ंगित इस कारण से है क्योंकि वो अपित सार्वधातुक है, अपित सार्वधातुक गितवत होता है। तिंग तो प्रत्याहार बन रहा है केवल। यदि इसके कारण से तिंग सब गित होने लग जाएंगे तब तो तिप भी गित होने लग जाएगा। क्या उत्तर है इसका? अभी तक आप लोगों को इतना भी नहीं समझ में आया? अपित सार्वधातुक गितवत होने से श्नु और तस दोनों क्या हैं? गित हैं। अच्छा अब ये बताओ कि सार्वधातुक कैसे हैं ममता? श्नु और तस सार्वधातुक कैसे हैं? सुमेधा, श्नु और तस सार्वधातुक कैसे हैं? लट लकार भी सार्वधातुक क्यों है? ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान में नहीं है। काशिका पढ़ रहे हो? सार्वधातुक संज्ञा किससे होती है? तो फिर सीधे वहीं पर दिमाग जाना चाहिए ना। पूरी सिद्धि एकदम अच्छे तरह से विचार करके आइए। चिनुतः चिन्वन्ति में दोनों ही क्या है? अपित सार्वधातुक है, इसलिए गितवत है ये, तो गुण का क्या हो गया? निषेध हुआ। मृष्टः मृजन्ति में किसकी प्राप्ति? गुण की या वृद्धि की? कैसे? मृज आगे तस, उसके बाद मृज वृद्धि से प्राप्ति हुई, तस के गितवत होने के कारण से गुण का वृद्धि का निषेध हो गया। उस वक्त जा को श किससे हुआ? से, और ता को टा नाष्टो से, तो मृष्टः मृजन्ति। कहते हैं गकारोप्यत्र चर्त्व भूतो निर्दिश्यते। गकार भी इसमें चर्त्व करके निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए गश्च कश्च गश्च आप ऐसा समास करते हो और गा को चर्त्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? क।
और पहले क नहीं होगा, बाद में यदि ग आएगा तो चर परे नहीं मिलेगा, इस कारण से वो खर परे नहीं मिलेगा तो चर तो नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले ग फिर क फिर ङ, ये स्थिति रहेगी। ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः जिष्णुः भूष्णुः, तो यहाँ पर ग्स्नु प्रत्यय हुआ, यहाँ पर फिर गुण का निषेध हो गया। इक इत्येव, प्रति सूत्र में इक की अनुवृत्ति की क्या आवश्यकता है? प्रश्न करने का इनका तात्पर्य इसलिए है कि भाई गुण वृद्धि तो इक के स्थान पे ही होते हैं, गुण वृद्धि तो इक के स्थान पे ही होते हैं। जब वो इक के स्थान पे ही होते हैं तब तो फिर अपने आप ही गुण वृद्धि का निषेध इक के स्थान पे ही होता। इक की अनुवृत्ति विशेष लाने की क्या आवश्यकता है? कहते नहीं, इक से अतिरिक्त भी गुण वृद्धि हुआ करते हैं। तो जहाँ पर जैसे काम आयते, काम आगे नहीं, आ क्या आपने एक संज्ञा कर दी। अब ये जो ई है निंग का है, निंग कैसा अंगित है, अतुब्धा से आप वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। नित प्रत्यय के परे रहते हैं, अंग की उपधा आकार को वृद्धि होती है। तो परितोणिंग कैसे अंगित है, अंगित में क्या होना चाहिए, इसको गुण का वृद्धि का निषेध हो जाना चाहिए। पर कहा कि नहीं, सूत्र में अनुवृत्ति क्या रही है, इकः स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्तः ते न भवतः, इक के स्थान पे जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते। आगे समझ में, तो ये इक के स्थान पे नहीं है, ये तो आकार के स्थान पे है, इस कारण से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी और उसका निषेध नहीं होगा। तो कामी, आगे कामी शब्द कामयते, ठीक है। लैगवायनम, लिगु शब्द है, क्या है शब्द, लिगु। लिगोह गोत्रापत्यमिति लैगवायनः, नडादिभ्य फक से फक होगा, लिगु आगे फक, फक आपने आयन कर लिया, यहाँ पर हमने लगाया कितिच, ठीक है ना। ये तद्धिते किति परतः अचाम आदे अचः स्थाने वृद्धि भवति, ये कित प्रत्यय पर है, अंग के अचों का आदि अच क्या है, ई, उसको क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। किंतु कित होने के कारण से निषेध होने लग गया, है ना। पर सूत्र ने कहा कि ई का स्थान है, तात्पर्य ये वैसे तो इक के स्थान पे हो रहा है, किंतु तद्धितेषु चामादे में तो इक पद उपस्थित नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। वहाँ तो अंग के आदि अच को होना है, यानी एक निमित्तक वृद्धि होगी तभी किंगितिचा निषेध करेगा। तो तद्धितेषु चामादे कितिचा अतोब्धाया अचोनिति, इन चार सूत्रों में इकह पद उपस्थित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर स्थानीय का निर्देश कर दिया गया है। और इको गुण वृद्धि कहाँ उपस्थित होगा? जहाँ पर स्थानीय का निर्देश न हो। परिभाषेयम स्थानीय नियमार्था, ये परिभाषा किसके लिए है? स्थानीय के नियम के लिए है। बात समझ में आ गई? तो ये स्थानीय का नियम के लिए यहाँ पर तद्धितेषु चामादे सूत्र में इकह पद क्योंकि उपस्थित नहीं हुआ था, इस कारण से यहाँ पर किंगितिचा सूत्र निषेध भी नहीं करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आप और गुणा से भी गुण कर लेंगे। तो लय गो आयन अवादेश करके लय ग वायन आ गया समझ में। तो इकैत्येव कामयते लय ग वायन, यही यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि जहाँ पर इकह पद उपस्थित नहीं हुआ है, इको गुण वृद्धि परिभाषा प्रवृत्त नहीं हुई है, वहाँ पर किंगितिचा सूत्र भी प्रवृत्त नहीं होगा। ठीक है, अब आगे एक बात कहते हैं, मृजे रजादौ संक्रमे विभाषा वृद्धि इष्यते। कहते हैं मृजे है ना, मृज धातु को अजादौ है ना, अजादौ संक्रमे, संक्रमे का तात्पर्य होता है गुण वृद्धि प्रतिषेधः। संक्रमः पूर्वाचार्यों की संज्ञा है गुण वृद्धि प्रतिषेध की। तो संक्रमः गुण वृद्धि प्रतिषेधः। अजादौ के बाद किंगिति और बढ़ा दीजिए, मृजे रजादौ किंगिति संक्रमे विभाषा वृद्धि इष्यते। कहते हैं कि मृज धातु जो है उसको अजादि कितंगित प्रत्यय के परे रहते, किसके परे रहते? अजादि कितंगित प्रत्यय के परे रहते संक्रमे, जहाँ गुण वृद्धि का प्रतिषेध हो रहा है वहाँ पर विकल्प से वृद्धि होती है, इष्ट है, इष्यते है तो इष्टि है ये।
संक्रमो नाम गुणवृद्धि प्रतिषेध विषय। संक्रम क्या है? गुणवृद्धि प्रतिषेध है। तो परिमृजंती, परिमार्जंती, परिमृजंतु, परिमार्जंतु। यहाँ पर देखें परिमृज आगे झी, झी के स्थान पे हो गया अंति। तो ये कैसा है? ये आजादी कितंगित है। अंति कैसा है? आजादी कितंगित है। तो आजादी इंगित होने पर मृज को विकल्प से वृद्धि होगी। यानी एक बार तो नित्य निषेध हो गया, किंतु एक बार इस इष्टि से वृद्धि हो जाएगी। तो क्या रूप बनेगा? मृजंती मार्जंती, मृजंतु मार्जंतु। परि उपसर्ग लग गया, परिमृजंती परिमार्जंती, परिमृजंतु परिमार्जंतु। इतना हो गया। आगे कहते हैं लघुपद गुणस्यापि अत्र प्रतिषेधः। ठीक है ना? कहते हैं कि इस सूत्र में लघुपद है ना, जो गुण है उसका भी प्रतिषेध होता है। तात्पर्य ये हो गया कि ये सूत्र निमित्त सप्तमी है, ये बताने के लिए बोल रहे हैं। जैसे आपका है भिन्न भिन्नवान, भेद आगे था। यदि ये पर सप्तमी होता तो यहाँ पर प्रतिषेध नहीं हो सकता था, क्योंकि बीच में द का व्यवधान है, इसलिए इसको निमित्त सप्तमी माना। और निमित्त सप्तमी मान करके, कित को मान करके जो गुण की प्राप्ति हो रही है उसका प्रतिषेध होता है। तो लघुपद गुण का भी इस सूत्र से प्रतिषेध होगा, ये बताना चाह रहे हैं। और लघुपद गुण का प्रतिषेध कब हो सकता है? निमित्त सप्तमी मानने पर ही हो सकता है, पर सप्तमी मानने पर नहीं हो सकता। चिनुतः चिन्वंती में तो ठीक है कि ची के बाद सीधे नु है, तो इंगित के प्रति ची को क्या हो गया? गुण का निषेध हो गया। किंतु भेद आगे ता में तो द का व्यवधान है, तो यहाँ नहीं हो सकता था, इसलिए बताया। यानी निमित्त सप्तमी का ये प्रयोजन बताया इन्होंने कि निमित्त सप्तमी मानने से ही ऐसा हो सकता है कि लघुपद गुण का भी प्रतिषेध हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब कहते हैं अचिनवम असुनवम इत्यादौ लकारस्य सत्यपिंगित्वे यासुटः ङित् वचनं ज्ञापकं ङिति यत् कार्यं तल्लकारे ङिति न भवति। अचिनवम असुनवम, अट ची नू आगे मिप, लंग लकार का रूप है ये। ठीक है? हम मिप के स्थान पे क्या कर देते हैं? तस थस थमिपाम ताम तम ताम, अम आदेश हो गया अ ची नू अम। यहाँ पर इनका ये कहना है कि स्नु के परे रहते ची को तो गुण का निषेध हो गया। अब जो मिप था जिसके स्थान पे आपने अम किया, ठीक है, वहाँ पर भी ये लंग के स्थान पे मिप हुआ है ना, तो लंग क्या है? ङित है, और आदेश स्थानीवत होते हैं। तो लंग ङित है, ङित के स्थान पे मिप हुआ, मिप के स्थान पे अम हुआ, तो लंग का जो ङित है वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यदि आएगा तब तो फिर किंगित से गुण का निषेध होना चाहिए। तो अचिनु अम, अचिनो अम, अचिनवम जो हम गुण कर लेते हैं वो यहाँ पर प्रतिषेध होना चाहिए और गुण नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्ष समझ में आ गया आपको? तो कहते हैं अचिनवम असुनवम इत्यादौ लकारस्य सत्यपिंगित्वे, जबकि लकार ङित है तो उसके ङित्व से यहाँ पर भी गुण का प्रतिषेध होना चाहिए। कहते हैं पुनरपि यासुटः ङित् वचनं ज्ञापकम, यासुट परस्मै पदेषु धातुं ङिच्च। ये क्या करता है? यासुट आगम होता है और यासुट को ङितवत कहा गया है। तो जब यासुट किसको होता है? लिंग को होता है। तो लिंग तो ङितवत था ही, लिंग तो क्या था? ङित था। ङित को जो आदेश होगा तिप, वो भी ङित माना जाएगा। उसको जो आगम होगा यासुट, वो भी उसी का भाग होने से यासुट भी ङित ही रहता। फिर यासुट को ङित क्यों कहा? बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि यासुट कहाँ होता है? लिंग को। लिंग क्या है? ङित है। लिंग के स्थान पे जो तिप आदेश होगा वो भी ङित होगा। फिर उसके बाद उसको जो आगम होगा वो भी अर्थवत आगमा तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते के कारण से वो भी तिप ही माना जाएगा, यानी वो भी ङित माना जाएगा। फिर यासुट तो अपने आप ही ङित हो जाता, उसको ङित कहने की क्या आवश्यकता थी? बात समझ में आ गई? शंका समझ में आ गई? तो कहते हैं तो व्यर्थ हो गया। तो यासुटः ङित् वचनं ज्ञापकम, व्यर्थ होकर के ज्ञापित हुआ। ङिति यत् कार्यम, है ना, तत् लकारे न भवति, है ना।
कहते इंगित के परे रहते जो कार्य कहे गए हैं, इंगित को जो कार्य कहे गए नित्यम इंगित, वहाँ पर तो हम उसको इंगित मानते हैं ना। लंग इंगित है, उसके स्थान पे जो तिप वो भी इंगित माना जाता है, तो हम तिप के ई का लोप करते हैं, वहाँ पर तो माना, तो यहाँ भी माना जा सकता था। कहते नहीं, इंगित के परे रहते यदि कोई कार्य लकारों में विधान किया गया है तो वो लकार के इंगित में नहीं होगा। सप्तमी से तात्पर्य बात समझ में, इंगित ही कहा गया ना, तो जहाँ पर इंगित के परे रहते यदि कोई लकारों को कार्य, इंगित के परे रहते यदि कोई कार्य कहा जाएगा तो लकार के इंगित्व से नहीं होगा। तो यहाँ पर परे रहते निषेध किया ना, इंगिति परे रहते या निमित्त सप्तमी जो भी मानी गई, तो इंगिति है ना, प्रतिषेधा भवति, तो इंगिति यानी सप्तमी से निर्दिष्ट होकर के यदि कोई कार्य हो रहा होगा तो वो लकार के इंगित्व में नहीं आएगा, और इंगित को यदि हो रहा होगा तो हो जाएगा। तो नित्यम इंगितः इतश्च इत्यादि क्या है, इंगित का लोप कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो लकार का इंगित्व उसमें माना जाएगा, किंतु परे रहते यदि कोई कार्य होगा तो लकार का इंगित्व उसमें नहीं माना जाएगा। दोनों मंत्र समझ में आ गया। षष्ठी से होगा यदि इंगित को तो वो इंगित माना जाएगा, इंगित परे रहते यदि कोई कार्य हो रहा होगा तो लकार का इंगित्व उसमें नहीं माना जाएगा। इसीलिए फिर जब नहीं माना जाता तो अब क्या होता, फिर जो यासुट है वो इंगित नहीं माना जाता। हम यासुट के पहले गुण इत्यादि का निषेध करते हैं, तो वो कार्य कहीं निषेध करते हैं, कहीं संप्रसारण करते हैं, ये सारे कार्य होते हैं, तो फिर वो सब सप्तमी के उसमें होते हैं, तो इसके लिए निषेध किया जाता है। तो ये पंक्ति याद रखना है ना। अचिनवम असुनवम इत्यादौ लकारस्य सत्यपिंगित्वे यासुटः इंगितवचनम ज्ञापकम इंगिति यत् कार्यम तल्लकारे इंगिति न भवति। बात समझ में आ गई, पूर्व पक्ष भी समझ में आ गया, इंगित वचन व्यर्थ भी हो गया, उसके बाद फिर उसका ज्ञापक आ गया। तो इस प्रकार से किंगित सूत्र में दो बातें विशेष कही गई। मृजे रजादौ संक्रम में विभाषा वृद्धि ऋष्यते कि मृज धातु को अजादि किंगित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से वृद्धि होगी, तो मृजंती मार्जंतु बन जाएगा, और निमित्त सप्तमी होने से लघुपद गुण को भी प्रतिषेध होगा। और तीसरी बात कही अचिनवम असुनवम इत्यादौ लकारस्य सत्यपिंगित्वे यासुटः इंगितवचनम ज्ञापकम इंगिति यत् कार्यम तल्लकारे इंगिति न भवति, लकार के इंगित में नहीं होता है। ठीक है। दीधि वेविता दीधि वेव्यो इटश्च ये गुणवृद्धि प्राप्तः तेन भवतः। दीधि वेवी तथा इट के इक के स्थान पे जो गुणवृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होंगे। आदिध्यनम आवेव्यनम आवेव्यकः। ठीक है। फिर कैसे हो जाता है यहाँ पर आदिधि यू गुण की प्राप्ति होती है, निषेध हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, एरने का संयोग पूर्व से अनादेश होकर के आदिध्यनम आदिध्यकः आवेव्यनम आवेव्यकः। इटः खल्वपि कणिताश्वः रणिताश्वः। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होता है, कणिता में कहाँ पर वृद्धि की गुण की प्राप्ति होती है, हाँ कणित, आगे गड़बड़, आप लोग क्या देख कर क्या आए हो, कणिता लुट लकार है, त्रिच के परे रहते नहीं होगा, त्रिच में क्या होगा, ई तो उसी का भाग हो जाएगा। ठीक है। तो कणित आगे आ, तो आ के पहले कणित अंग बनेगा, तब जाकर के वो लघुपद होगा, वहाँ पर लघुपद अंग को गुण की प्राप्ति होगी, जिसका कि ये निषेध करेगा। केवल इट को गुण की प्राप्ति ही वहीं पर होती है जो कि लुट लकार है, अन्यत्र क्यों नहीं होती है। देखो आपने तबियत है, त्रिच है, इन प्रत्ययों को यदि आप इट आगम करोगे तो इट किसका भाग बनेगा, आर्धातुक का बनेगा। तो आर्धातुक परे रहते अंग को गुण होता है, तो इट तो कभी भी इधर नहीं रहेगा ना, तो हमेशा आर्धातुक का भाग बना रहेगा। तो इसलिए यदि इट को गुण की प्राप्ति होगी तो कहाँ पर होगी, लुट लकार में ही होगी, अन्यत्र होगी ही नहीं। आ गया समझ में, चलिए आगे। कहते वृद्धि इटः न संभवती इति लघुपद गुणस्यात्र प्रतिषेधः। इट को साथ में पढ़ा हुआ था, इस कारण से गुण वृद्धि प्रतिषेध कह दिया गया, किंतु इट को कहीं पर वृद्धि प्राप्त ही नहीं हो सकती, इस कारण से लघुपद गुण का ही यहाँ पर प्रतिषेध दिखाया गया है। अन्य में तो दोनों का उदाहरण दिया गया था, इसमें केवल इसी प्रकार से दिया गया। महाभाष्य में सूत्र खंडित कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि
आदि ये सब वेद विषय के हैं, तो वेद विषय में वेद विषय से अपने आप ही नहीं होगा, ऐसा करके वहाँ पर बोल जाता है। बस तो ये गुणवृद्धि प्रतिषेध का प्रकरण आपका समाप्त हुआ। हलोनंतर संयोग भिन्न जाति यही अज्भि अव्यवहिता श्लिष्टोच्चारिता हलः संयोग संज्ञा भवन्ति। समास क्या करते हैं अनंतरा में? न विद्यते अंतरम येषाम ते अनंतराः। अब अर्थ कर दिया भिन्न जाति यही, अनंतरा का अर्थ कर दिया स्पष्ट रूप से कि भिन्न जाति यही अज्भि अव्यवहिता। हल और अच दो हैं, अच जाति और हल जाति। हल जाति के बीच में यदि अच आएगा तो भिन्न जाति हो गया, और अच के बीच में यदि हल आएगा तो हल भिन्न जाति हो गया। तो भिन्न जाति यही अज्भि, भिन्न जाति वाले अचों से अव्यवहिता, अव्यवहित श्लिष्टोच्चारिता, एक साथ पढ़े हुए। यदि बीच में अच आ गया तो वो व्यवधान हो जाएगा। तो श्लिष्टोच्चारिता हलः, एक साथ पढ़े हुए जो हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। कहते हैं समुदाय संजी, यहाँ पर पूरा समुदाय एक साथ संजी होगा। वृद्धिरादेश में अवयव संजी था, आ ऐ औ तीनों की अलग अलग संज्ञा हो रही थी। यहाँ पर इंद्र में न द र की अलग अलग संयोग संज्ञा नहीं होगी, अपितु एक साथ। ठीक है, तो समुदाय संजी, समुदाय वाक्य परिसमाप्ति ही, यहाँ पर ये परिभाषा लग जाएगी समुदाय संजी। जातौ चेदम बहुवचनम, कहते हैं ये बहुवचन क्यों किया फिर? तो जाति में ये बहुवचन है। जाति मतलब जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, है ना। तो जाति में वैसे एक वचन होना चाहिए था भाई। हल जाति एक साथ यदि संयोग संज्ञक है तो हला में बहुवचन क्यों किया? तो कह दिया कोई नहीं, जाति में बहुवचन भी होता है विकल्प से। कहते तेन द्वयोः बहूनां च संयोग संज्ञा सिद्धा भवति। यदि बहुवचन नहीं करते, एक वचन ही कर देते तो फिर एक एक हल की संयोग संज्ञा होती। यहाँ पर बहुवचन या करने से ये लाभ हो गया कि दो अथवा बहुतों की भी एक साथ संयोग संज्ञा हो जाएगी। संजी में बहुवचन कर दिया तो पूरा समुदाय एक साथ संजी हो जाता है। अग्निरिति गनौ, अश्व इति शवौ, कर्ण इति रणौ, ये दो दो के दिए। इंद्रश्चंद्रो मंद्र इति नदराः, इंद्र चंद्र मंद्र तीनों में नदर तीनों की संयोग संज्ञा हुई। उष्ट्रो राष्ट्रम भ्राष्ट्रमिति शटराः, उष्ट्र राष्ट्र भ्राष्ट्र इन सब में शटर इन तीन की संयोग संज्ञा है। अब आगे देखिए, तिलान स्त्रियावपति, है ना, तिलान स्त्री आवपति, है ना, इसको एक साथ संधि कर दी। तिलान स्त्रियावपति, कितने सारे एक साथ हो गए? न स त र य, ठीक है। और यदि तो टागम कर देंगे इसमें तो न त स त र य, 6 अथवा 5। तो 2 3 4 5 6 7 कितने भी एक साथ हल होंगे, अच से व्यवहित नहीं होंगे यदि, तो उन सब की एक साथ संयोग संज्ञा हो जाएगी। अब ये जितने भी उदाहरण दिए गए है ना, ये सब आपके केवल रूप उदाहरण थे। 2 प्रकार के उदाहरण मिलेंगे आपको, रूप उदाहरण और कार्य उदाहरण। रूप उदाहरण मतलब क्या होता है? बस रूप दिखा दिए गए, उसमें कोई कार्य की प्राप्ति नहीं है। आपको वैसे गोमान इत्यादि प्रथम रीति में आपको सिद्धि दी हुई है। संयोगांत से लोपः से गोमान में क्या हो जाता है? संयोगांत का लोप होता है। तो ये सारे आपके केवल रूप उदाहरण थे, इनमें कहीं पर कोई सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें इन सब में बस क्या होगा, केवल संयोग संज्ञा होने पर संयोग के परे रहते पूर्व की गुरु संज्ञा हो जाएगी, तो उच्चारण में वहाँ पर आप उसको गुरु मान सकते हैं। कहते हैं हलैति की, यदि हला ग्रहण नहीं करते तो कहाँ पर दोष था? क्योंकि कहीं पर भी तो कोई ऐसा शब्द नहीं दिखता जहाँ पर 2 अच एक साथ। जब भी मिलेंगे तो 2 हल ही एक साथ मिलेंगे, 2 अच तो एक जैसे एक साथ नहीं मिलेंगे। कहते मिलते जैसे तीता उच्छत्र, तीतऊ मैंने क्या होता है? छन्नी। तनोतिरडहु संवच्च, इससे बनता है शब्द आपका। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यदि हला ग्रहण नहीं करते तो जो भी वर्ण अनंतर होते, अव्यवहित होते, चाहे अव्यवहित हल होता चाहे अव्यवहित अच होता, दोनों की संयोग संज्ञा होती। तो ठीक है, संयोग संज्ञा हो भी जाती, और ऊ की तो क्या हो जाता, तो फिर वो क्या माना जाता? द्विमात्रिक बन जाता। द्विमात्रिक बनने पे क्या होता? दीर्घ हो जाता। दीर्घ होने से क्या होता? तितऊ आगे छत्रम था, यहाँ पर
दीर्घात पदांताद्वा से तुक आगम की प्राप्ति होने लगती। नहीं समझ में आया? कहाँ पर देखो, ती त उ आगे छत्र, ठीक है। तो ती त उ आगे छत्र है, इन दोनों की आपने क्या कर दी? संयोग संज्ञा की। संयोग संज्ञा होती तो फिर ये दीर्घ माना जाता। दीर्घ होता तो इसकी ह्रस्व संज्ञा नहीं होगी। यदि इसकी संयोग संज्ञा होती तो फिर इसकी ये द्विमात्रिक होने से इसकी ह्रस्व संज्ञा नहीं होती। ह्रस्व संज्ञा न होने के कारण से तीता उच्छत्रम में हमको जो ह्रस्व से उत्तर नहीं, छकार के प्रत्यय ह्रस्व को तुक आगम होता है, वो तुक आगम नहीं हो पाता। बात समझ में आ गई? एक बात ये दोष आ गया। दूसरा दोष यहाँ पर आता संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः स्यात्, है ना। तुक आगम तो हम किसी अन्य प्रकार से कर भी लेते, दीर्घात पदांतात् इत्यादि से, किंतु सबसे बड़ा दोष क्या आता? ये दोनों संयोग बन जाते हैं तो ये संयोगांत पद हो जाता। संयोगांत पद होने से संयोगान्तस्य लोपः से ऊ का लोप हो जाता। बात समझ में आ गई? उसको तो हम यथाकथित सिद्ध कर भी लेते, किंतु ये वाला दोष ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः स्यात्, इससे लोप होने लगता। कहते हैं अनंतरा इति किम, अनंतरा ग्रहण क्यों किया? तो कहते हैं पचति पनसम। यदि अनंतरा नहीं कहते तो बीच में यदि हल अच है तो भी संयोग संज्ञा होने लग जाती। तो कहते हैं तो क्या दोष आता? मतलब इनका कि यदि संयोग संज्ञा हो भी जाती तो क्या दोष आता? तो कहते हैं यहाँ पर दोष आता पचति पनसम, है ना। पचति पनसम में उदाहरण क्या है आपका? है पनसम। कैसे आएगा? संयोग संज्ञा कर दीजिए। किस किस की करेंगे संयोग संज्ञा? स अ म संयोग संज्ञा हो जाती, इसको संयोग आदि और अंत्य लग जाता। सकार आदि, है ना, संयोग के आदि में जो सकार और का वर्ग उसका लोप हो जाता है। सकार और ककार तो स संयोग के आदि में बन जाता, उसकी क्या हो जाती? उसका लोप होने लगता, तो उसको संयोगाद्यो इति लोपः स्यात्। संयोग प्रदेशः संयोगान्तस्य लोपः इत्येवम् आदयः। संयोग संज्ञा का प्रयोजन कहाँ है? तो संयोगान्तस्य लोपः से संयोग के अंत का लोप होना। कहाँ पर? गोमान, यवमान, चितवान, ये सारे उसको उदाहरण होते हैं, ठीक है। मुखनासिका वचनो अनुनासिका, इसका समास इत्यादि बोलिए जरा। और उससे पहले भी कुछ होता है, ईषद वचनम, बस उसके बाद मुखंच नासिका चैति मुखनासिकम सिकम आवचनम यस्य स वचनः, ठीक है ना। समास हो गया। अब उसी को इन्होंने उस हिसाब से किया। कहते हैं मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, मुख के साथ, सहिता करते हैं यहाँ पर द्वितीय, मतलब मुख भी द्वितीय सहयोगी है, जिसमें मतलब जो वर्ण नासिका से बोले जा रहे हैं, किंतु नासिका से बोले तो जा रहे हैं, किंतु उसके साथ साथ यदि मुख भी सहयोग के रूप में है तो मुख सहिता नासिका मुख नासिका। तया य उच्चार्यते वर्णः सह अनुनासिक संज्ञो भवति। ऊपर जो पचति पनसम था ना, उसमें भी पचति रूप उदाहरण है, पनसम कार्य उदाहरण है, ध्यान में रखना। तया य उच्चार्यते वर्णः सह अनुनासिक संज्ञो भवति। मुख सहित नासिका से जो वर्ण बोला जाएगा उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी, ठीक है। जैसे आंगोनुनासिक छंदसी, आंग को अनुनासिक होता है, अभ्र आ अभः, तो केवल नासिका से नहीं बोला जा रहा, वो मुख और नासिका दोनों से बोला जा रहा है। गभीर आ उग्र पुत्रे चन आ इंद्र, यहाँ तक तो ठीक है। कहते मुख ग्रहणम किम, है ना, मुख ग्रहणम किम, मुख ग्रहण क्यों किया? यदि मुख ग्रहण नहीं करते तो सूत्रकार से क्या होता? जो नासिका से वर्ण बोला जाता उसके अनुनासिक संज्ञा होती है। तो किसके अनुनासिक संज्ञा होती? अनुस्वार की। अनुस्वार जो केवल नासिका से बोला जाता है, ठीक है ना, अनुस्वार केवल नासिका से बोला जाता है। कहते अच्छा ठीक है, तो नासिका ग्रहण ना करते, कहते यदि नासिका ग्रहण नहीं करते तो अर्थ क्या होता सूत्र का?
मुख से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनके अनुनासिक संज्ञा होती है। तब तो क्या होने लग जाता, जिनको चाहिए उनको छोड़ करके बाकी सबके अनुनासिक संज्ञा होने लग जाती। किनकी? क च ट त प ख ग घ सबकी होने लग जाती, और जिनकी चाहिए उन्हीं की नहीं होती। बात समझ में आ गई? अब किनकी होती है? जब दोनों की कह दी गई तो दोनों को कहने पर किसकी होती है? या मा ङ णा न इनकी होती है, बाकियों की नहीं होती। आई बात समझ में? अनुनासिक प्रदेशाः आंगुनुनासिक छंदसि इत्येवम् आदयः। यही प्रयोजन है मुख्य रूप से, बाकी तो अनुनासिक ऊपर सवर्ण इत्यादि होता रहता है। ठीक है, इसको ही कर लेते हैं, सूत्रों में भी कुछ विशेष नहीं है। तुल्या से प्रयत्न सवर्ण। तुल्य शब्द सदृश पर्याय। तुल्य शब्द क्या है? सदृश अर्थ को कहता है। आस्य भवम आस्यम तालवादी स्थानम, यही बताते ना, कुदिगादिभ्यो यत् से प्रत्यय होता है, मुख में होने वाला जो तालवादी स्थान। प्रयत्नम प्रयत्न, प्रयत्न क्या है? प्रयत्न करना है। मुख से तो बोला जाता है, किंतु किसी में कम प्रयत्न लगता है, किसी में ज़्यादा प्रयत्न लगता है, तो उसी से ही वर्णों में अंतर आ जाता है। स्पृष्टतादि वर्ण गुणम, वही जो वर्णों के गुण हैं, कहीं पर ईषद स्पृष्ट, कहीं पर विवृत, मुख को खोलना पड़ता है, कहीं पर घोष ज़्यादा देना पड़ता है, ख, कहीं पर ग, तो ऐसे यही सब आपके प्रयत्न है। तुल्य आस्य प्रयत्न यस्य वर्णस्य, न तुल्य है मुख में होने वाले स्थान और प्रयत्न जिन वर्णों का, ये न वर्णे न सह, जिस वर्ण के साथ, है ना, स समान जातीय प्रति सवर्ण संज्ञो भवति, वह अपने समान जातीय के प्रति सवर्ण संज्ञक होता है ना। तुल्य है स्थान और प्रयत्न, तो अकेले में तो होगा नहीं, दो वर्णों को मिलाएंगे और वो अपने समान जाति वाले के साथ। समान जाति वाले के साथ मतलब क्या हो गया? अच जाति वाले के साथ और हल जाति वाले के साथ। समान जाति वाले वर्ण के साथ ही उसकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। अब बता रहे हैं पूरा आपको वर्णोच्चारण शिक्षा में जो आपने पढ़ा है उसको बता देंगे। चत्वारः आभ्यन्तरः प्रयत्नाः सवर्ण संज्ञायाम आश्रियन्ते। आभ्यंतर 4 प्रयत्न सवर्ण संज्ञा में आश्रित किए गए हैं। स्पृष्टता, ईषत् स्पृष्टता, संवृतता, विवृतता चेति। अ इति त्रयः अकाराः उदात्तानुदात्त स्वरिताः प्रत्येकं सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च ह्रस्व दीर्घ पुत भेदात् अष्टादशधा भिद्यन्ते। किंतु ये पूरे जो 18 भेद हैं उन सबका क्योंकि स्थान और प्रयत्न, मात्रा काल इत्यादि नहीं लिया गया सवर्ण संज्ञा के लिए, क्या लिया गया? केवल स्थान और प्रयत्न। तो उन सबका स्थान और प्रयत्न एक है, इसलिए ये सब सवर्ण संज्ञक हैं और समान जातीयता दिखा रहे हैं। ये नहीं कि आ और ई एक समान जाति वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तथा इवर्ण तथा उवर्ण तथा रिवर्ण। इवर्ण भी 18, उसी बिल्कुल 18 भेद, उवर्ण के भी 18 भेद, रिवर्ण के भी 18 भेद। वो 18 भेद आपस में क्या है? सवर्णी हैं। रिवर्ण से दीर्घा न संति, रिवर्ण का दीर्घ नहीं होता है। तम 12 प्रभेदम आचक्षते, उसको क्या मानेंगे? वो 12 ही भेद उसके रहेंगे। संध्यक्षराणाम ह्रस्वा न संति, संध्यक्षर वर्णों के ह्रस्व नहीं होते हैं। तान्यपि 12 प्रभेदानी, इसलिए वो भी क्या हो गए? 12 रहेंगे, क्योंकि 6 हट गए। सानुनासिक नरोनुनासिक नहीं, वो हाँ वही ह्रस्व दीर्घ प्लुत से। अंतस्था द्विप्रभेदा रेपवर्जिता यवलाः सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। अंतस्था द्विप्रभेदा, अंतस्थ जो हो गए यर लव, उनमें रेपवर्जिता, रेप को छोड़ दीजिए। यवलाः सानुनासिका निरनुनासिकाश्च, ये परस्पर सवर्णी होंगे। रेफोष्मणाम सवर्णा न संति, रेफ और ऊष्म वर्णों के सवर्णी ही नहीं होते। यहाँ तक समझ में आ गया? वर्ग्य वर्गीण सवर्ण, एक वर्ग अपने वर्ग के साथ सवर्णी होगा। जैसे क वर्ग आपस में सवर्णी माने जाएंगे, क ख ग घ ये सवर्णी होंगे। च छ ज झ एक वर्ग के साथ सवर्णी माना जाएगा। ये सारा इन्होंने बताया आपको कि आ के सवर्णी कौन कौन होंगे? पूरे 18 हो, ई के पूरे 18, ऊ के पूरे 18, री के पूरे 18, री के 12, संध्यक्षरों के 12 और या वाला सानुनासिक निरनुनासिक ये सवर्णी माने जाएंगे और वर्ग में सवर्णी होंगे। ये पूरा आपको बता दिया गया। आप वर्णोच्चारण शिक्षा भी निकालिएगा और उसको एक बार पूरा पढ़िएगा कि कैसे आकार के भेद हैं, कैसे ये सारे सूत्र हैं। ठीक है।
कहते हैं आस्य ग्रहण। दंडाग्रम खट्वाग्रम उदाहरण दे दिया आपको। दंड अग्रम सवर्ण होने के कारण से दीर्घ हो गया, तो दंडाग्रम खट्वाग्रम। आस्य ग्रहणम किम, कहते हैं आस्य ग्रहण क्यों किया भाई सूत्र में, तो कहते हैं यदि आस्य ग्रहण नहीं करते तो केवल प्रयत्न चाहिए होता, कि प्रयत्न जिनका तुल्य है, तब क्या होता, कचटतपानाम भिन्न स्थानानाम तुल्य प्रयत्नानाम माभूत। यदि आस्य ग्रहण नहीं करते तो तुल्य प्रयत्न होने पर सवर्ण संज्ञा होने लगती। अब तुल्य प्रयत्न तो क च ट त प है ना, भिन्न स्थान है, किंतु प्रयत्न तुल्य है, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं, अल्प प्राण वाले हैं, ये सभी स्पृष्ट वर्ण वाले हैं, बस प्रयत्न तुल्य देखते और सब सवर्णी बन जाते, तब तो क च ट त प सब आपस में क्या हो जाते, सवर्णी माने जाते। कहते हैं किम स्यात्, कहते हो जाती सवर्ण संज्ञा तो क्या फर्क पड़ रहा था आपको, कहते होता दोष आता। कैसे दोष होता, तर्पता तर्पतुम इत्यत्र झरो झरी सवर्णेति पकारस्य तकारे लोपः स्यात्। चुप कहाँ गए, देखो स्थिति क्या होती है। तर्प मतलब अलग अलग करके आपको लिखना, यहाँ पर झरो झरी सवर्ण लग जाता। ये क्या कहता है, हल से उत्तर सवर्ण झर परे हो तो झर का लोप होता है, र हल से उत्तर है, प का दोनों सवर्णी माने जाते। आप स्थान तो मिलाएंगे नहीं, क्या मिलाएंगे, केवल प्रयत्न। प्रयत्न मिलाने पर ये दोनों सवर्णी है, तो जब सवर्णी है तो सवर्ण झर परे रहते, पकार का भी क्या हो जाता, लोप होने लगता। इसने कहा कि नहीं, स्थान और प्रयत्न दोनों तुल्य होना चाहिए, तो ता का प्रयत्न तो तुल्य इन दोनों का, किंतु इसका स्थान अलग है, इसका स्थान अलग है, ये सवर्णी नहीं है, तो झरो झरी सवर्ण से लोप भी नहीं होता। आगे सुनिए, आगे चलो। कहते ठीक है, तो प्रयत्न ग्रहण मत करते, आस्य ग्रहण कर देते केवल, एक एक स्थान तुल्य होने पर प्रयत्न सवर्ण संज्ञा होती है। कहते यदि ऐसा करते तो इचु यशानाम तुल्य स्थानानाम भिन्न प्रयत्नानाम माभूत, है ना। हमको क्या चाहिए, अब इचु यशा तालव्या, इनका स्थान तो तुल्य, प्रयत्न बेशक भिन्न है किंतु स्थान तो तुल्य है। स्थान तुल्य होने के कारण से इनके भी क्या होने लग जाती, सवर्ण संज्ञा होने लगती, जो कि इष्ट नहीं है। या आस्य ग्रहण करते तो उधर दोष आता, प्रयत्न ग्रहण नहीं करते तो उधर दोष आता। इसलिए दोनों की आवश्यकता है कि स्थान भी तुल्य होना चाहिए और प्रयत्न भी तुल्य होना चाहिए, है ना। तो यह तो बात समझ में आ गई। तो कहते हैं उसमें क्या दोष आता, किम स्यात्, कहते हैं अरुष्ट्योतति इत्यत्र झरो झरी सवर्णे इति शकारस्य चकारे लोपः स्यात्। अरुष्ट्योतति, अरुष्ट्योतति, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होने लग जाता, च और या की सवर्ण संज्ञा हो जाती, क्योंकि इनका स्थान तुल्य है। प्रयत्न बेशक भिन्न है किंतु स्थान तो तुल्य है। प्रयत्न ग्रहण आपने किया नहीं, बस के स्थान तुल्य होने पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर भी श हल से उत्तर या झरके पर रहते चकार का लोप होने लग जाता है, तो ये दोष आता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्थान भी तुल्य होना चाहिए और प्रयत्न भी तुल्य होना चाहिए, तभी सवर्ण संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। कहते ठीक है, कहते अच्छा एक बार तक पढ़ते हैं। ऋकार ऋकारयो सवर्ण संज्ञा वक्तव्या, कहते हैं री और री का तो स्थान भिन्न है, प्रयत्न तुल्य है, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी किंतु इष्ट है। तो इससे लाभ क्या होता है, होत्री ऋकारः, होत्री और री सवर्ण माने जाएंगे तो दीर्घ होकर के होत्रीकारः बन जाता है। उभयो रिवर्णस्य रिवर्णस्य च अंतरतमः सवर्णो भवति, ठीक है ना। सवर्ण दीर्घो नास्तीति ऋकारः एव दीर्घो भवति। कोई सोचे कि या तो रिवर्ण का सवर्णी होगा वो या रिवर्ण का होगा, पर दोनों का ही सवर्णी नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि री का दीर्घ ही नहीं है, तो इसलिए फिर किसका दीर्घ होगा, री, है ना। होत्रिल ऋकार में यदि हम सोचे कि री का सवर्णी कर दें तो री का तो दीर्घ है नहीं, तो फिर किसका दीर्घ होगा, री का हो जाएगा। तो री और री को सवर्ण मान लिया गया, उन दोनों का सवर्णी दीर्घ क्या हो सकता है, फिर री ही हो सकता है, तो होत्रीकारः बन जाता है। सवर्ण प्रदेशाः अकः सवर्णे दीर्घः इत्येवं माननीयः, है ना। नाज्झलो अच्छ हल्च इति अच्छलो, अच और हल है ना, तुल्या से प्रयत्नावपि अच्छलो परस्परम सवर्ण संज्ञो न भवतः।
अच और हल यदि स्थान भी तुल्य और प्रयत्न भी तुल्य, उधर तो इतनी सारी बातें कही दी, फिर भी कुछ तो ऐसा मिल ही जा रहा है जिनका स्थान भी तुल्य और प्रयत्न भी तुल्य है, तो फिर उनकी क्या हो? कहते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। सवर्ण संज्ञो न भवतः अवर्ण हकारौ दंडहस्तः इवर्ण शकारौ दधिशीतम सवर्ण दीर्घत्वम न भवति। इनको सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। बात समझ में आ गई? कैसे इनका प्रयत्न वो सब सवर्ण संज्ञा हो पा रही है भाई? क्योंकि अ स्थान दोनों का एक है, ह का भी आ का भी। कंठ है, आ को भी आपने विवृत मान लिया है और हा को भी, हा तो विवृत पहले ही था, विवृत करना उष्माना, तो स्थान प्रयत्न दोनों तुल्य हो गए। दोनों तुल्य होने के कारण से सवर्ण संज्ञा होती, दीर्घ होता। जैसे वहाँ पर री का दीर्घ ना होते हुए भी री दीर्घ हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी हा का दीर्घ ना होते हुए भी आ का दीर्घ हो जाता, तो दंडास्ता बनने लगता। तो कहते नहीं, अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा कभी भी नहीं होगी। वैपाशो मत्स्य आनडोम चर्म इति यस्यति इति लोपो न भवति। वैपाश में देखिए, विपाश आगे विपाशी भवम इति वैपाश बनाते हैं हम लोग, फिर वृद्धि इत्यादि कर लीजिए आप, वैपाश आगे है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर यस्यति चाहे इवर्ण अवर्ण का लोप होता है और इवर्ण अवर्ण से उसके पूरे सवर्णी का ग्रहण होता है, तो इवर्ण का सवर्णी तो श भी माना जाएगा ना। यदि इनका सवर्ण संज्ञा यदि हो जाती, स्थान और प्रयत्न दोनों का तुल्य होने के कारण से सवर्ण संज्ञा हो जावे यदि, तो क्या होने लग जाएगा? श का भी लोप होने लग जाएगा। ये इवर्ण में आ जाता, अनुदित सवर्ण से जात प्रत्यय के कारण से। और आन डो में भी वही बात है, आ में आएगा, ठीक है ना, ये ई में आएगा और वो आ में आएगा। तो इस कारण से यस्य तिच से क्या होने लग जाता? ई और आ के सवर्णी होने के कारण से इवर्ण और अवर्ण का लोप होने से यहाँ पर दोष होगा। इसलिए सूत्र ने क्या कह दिया कि अच और हल परस्पर यदि तुल्य स्थान तुल्य प्रयत्न हैं भी, तो भी अच और हल की कभी भी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। आगे समझ में? तो ये आपका सवर्ण संज्ञा का प्रकरण भी समाप्त हुआ। तो आज आप लोगों ने किंगितिच पढ़ा, ठीक है ना। ब्रजे रजादो संक्रमे भाषा विधिष्यते विधि वेविताम, बाकी हलोनंतरा संयोग इत्यादि में प्रत्युदाहरण ही है, ठीक है ना। तो उनको आप लोग ठीक से विचार लीजिएगा, ठीक है।